हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर इंस्टेंटेनियस वर्ड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम एवरेज क्योंकि पढ़ चुके हैं, अभी हम इंस्टेंटेनियस के बारे में जानेंगे। तो इंस्टेंटेनियस ये चीज़ें होती क्या हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हमने जाना होती है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। इसी तरह से जो हमारा अगला पैरामीटर है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये भी होता है एक्सेलरेशन। तो ये हम समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर। और इसको समझने के लिए यानी इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हम स्पीड दो तरह से पढ़ी हमने, हम एवरेज पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी भी हम एवरेज पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसकी इंस्टेंटेनियस, उसके बाद हम ये बात करेंगे। लेकिन वर्ड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इफ़ यू नो सम क्वांटिटी एट ए सम पर्टिकुलर टाइम, सम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप कैलकुलेट करना चाहें, चाहे स्पीड या वेलोसिटी। यानी आप जब बाइक पे या स्कूटर पे जाते हैं तो एक स्पीडोमीटर होता है, इससे स्पीड पता चलती है। और क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी वो कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी हम ब्रेक लगाते हैं, कभी वो ज़ीरो हो जाती है ना, चेंजेस होती रहती हैं। तो अगर हमसे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए तो उस टाइम पे हम देखेंगे वो जो उस टाइम पे उसकी स्पीड होगी, है ना, वही हम उसको ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम निकाली जाने वाली स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन होगा। लेकिन उसको मैथमेटिकली समझने के लिए हम एक मैथमेटिकल टूल का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन यानी मैथमेटिकल हम उसका एक्सप्रेशन भी लेकर आएंगे, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमारा मैंने एक मैथमेटिकल टूल के नाम से डिफरेंशिएशन की अलग से वीडियो बनाई है। तो मैं यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दूंगा, आप उसको पहले देखें। उसको देखने के बाद ही आप इंस्टेंटेनियस से जुड़ी हुई इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ भी कोशिश करूँगा उसका यूज़ करने के लिए। एक तरीका और है इसको समझने के लिए, यहाँ पर हम स्मॉल डिस्टेंस में अगर बात करें, है ना, स्मॉल डिस्टेंस का अगर कंसेप्ट लें तो भी चीज़ समझाई जा सकती है बिना डिफरेंशिएशन के। तो पहले तो इससे स्टार्ट करूँगा, उसके बाद स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे, है ना। यानी स्मॉल डिस्टेंस कह लें या वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर, यहाँ बात आएगी वेलोसिटी एट अ पॉइंट। हम किसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बता नहीं सकते, है ना। यहाँ पर हम जब डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस तो हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की ही बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसका लिटरली मतलब कुछ और होता है, वो मैं समझाऊंगा डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला ये जो मेथड है, ये हमें हेल्प करेगा ये बात समझने के लिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों इक्वल होती हैं। ये हम एंड में समझेंगे, इसलिए इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हमने स्पीड निकाली अभी तक, एवरेज स्पीड, और हमने एवरेज वेलोसिटी भी निकाली, है ना, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल चुके हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये बराबर नहीं होती, ठीक, ये हम देख चुके हैं। और दूसरा, हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो ये दोनों बराबर आती है। तो ये हम समझेंगे इस दूसरे कंसेप्ट से। तो ये सारी आज डिस्कशन होने वाला है, इसके साथ कुछ हम एग्जाम्पल भी लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती कि कब ये दो चीज़ें इक्वल हो जाती हैं और कब एवरेज चीज़ें इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अच्छी तरह समझने के लिए पूरी वीडियो में आप बने रहिए, ये सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। लेकिन आप डिफ्रेंशिएशन का जो वीडियो हमने बनाया हुआ है उसको और आप ज़रूर देख लें, तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके अंदर कुछ फार्मूलेज जो डिफ्रेंशिएशन में यूज़ हो रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे। तो पहला हमारा हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? ठीक है, धीरे धीरे ध्यान से समझिए बात को। ये मैं आपको डिफाइन कर ही चुका हूँ, है ना। इसका मतलब ये है स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम,
इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसके अंदर एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना, इस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, यानी किसी डिस्टेंस से लेकर किसी और डिस्टेंस पर आप गए, 2 पोजीशन चेंज हुई तो बीच में आपकी डिस्टेंस होगी, कितना टाइम लगा आपने उसको डिवाइड किया तो वो वैल्यू आती है। लेकिन उसमें बीच में आप कहीं भी किसी एक पॉइंट पर आप जानना चाहते हैं तो वही जो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हमें समझने से पहले हम ये समझ चुके हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, ये v हम यूज़ करते हैं स्पीड के लिए, है ना, और वेक्टर लगा देते हैं तो वेलोसिटी हो जाती है। तो अभी क्या है, ये स्पीड है नहीं, एवरेज स्पीड। ये तो आप जानते हो, ये हमने लास्ट उसमें कराया। तो यहाँ हमने लिखा था ये डेल्टा एस, एस यहाँ पर डिस्टेंस को मेज़र कर रहा है और ये डेल्टा टी। ठीक, जो डेल्टा है, जो डेल्टा हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये क्या शो करता है, ये शो करता है चेंज, ये चेंज के बारे में बताता है। जिस क्वांटिटी में चेंज हो उससे पहले लगा देते हैं, है ना, तो ये बचता है चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल चेंज इन डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन, ये होता है। ठीक, अब अगर मैं थोड़ा इंस्टेंटेनियस को समझें तो इसको समझाने के लिए मैं ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर हम एक मोशन जो हो रहा है बॉडी के अंदर उसको हम मान लेते हैं इस ग्राफ से शो कर रहे हैं। यानी यहाँ पर आपकी ये डिस्टेंस बढ़ रही है, यहाँ पर आपका टाइम बढ़ रहा है। तो यहाँ किसी पॉइंट पर हम बात करें, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका टाइम है टी। ठीक, तो कुछ देर के बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, मान लेते हैं बी पर। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत स्मॉल टाइम, यानी टी के अंदर थोड़ा सा टाइम और जोड़ दें, डेल्टा टी, इतना टाइम के बाद तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ठीक, अब अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करें ए को बी से विद अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया हमने। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इसका स्लोप होगा, और इसका स्लोप आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा इस तरह से कुछ, ये स्लोप बनेगा इसका। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो ये होगा चेंज, ये होगा टाइम में चेंज। तो टाइम में चेंज हो गया सपोज डेल्टा टी, और इसके अंदर चेंज हो गया डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी देखें ये आ रहा है, और आप जानते हैं कि इस ट्रायंगल की बात करें तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये क्या है, ये स्लोप है। स्लोप किसकी है, इस कॉर्ड की। अगर ये कर्व है तो ए भी क्या हो गया, कॉर्ड होगी। ठीक है, तो इट इज़ द स्लोप ऑफ द कॉर्ड। इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी है। अब अगर मैं इस बी पॉइंट को नीचे की तरफ लाता हूँ, यानी यहाँ लाता हूँ, तो अगर इस पॉइंट यहाँ पर आ गया तो मेरा टाइम में थोड़ा सा और कमी आ गई, और मेरा स्लोप जो है अब इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं बी को ए पर ही ले आता हूँ। तो ए पॉइंट के ऊपर यानी एट पॉइंट टी पर अगर मैं आ जाऊँ तो जो मेरी ये स्लोप है ना, ये जो स्लोप है लाइन की, वो क्या हो जाएगी, इस लाइन से पास होगी और एक सिंगल पॉइंट से पास करेगी। यानी फिर मेरी जो लाइन होगी वो इस तरह से कुछ होगी। ठीक है, ये लाइन होगी, ये कर्व को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। और ऐसा कब हुआ, जब मैंने ये टाइम को कम कर दिया। जैसे मैं कम करता गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे कम करते करते मेरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, टी पर आ जाएगा। यानी डेल्टा टी जो होगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यानी डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब ये जीरो होगा तो आप देखोगे ये जो डेल्टा एस है ये भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो डेल्टा एस भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को। अब ये जो लाइन आएगी जब यहाँ पर, ये जो स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप ये हो जाएगा। यानी डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा एस साइमल्टेनियसली अप्रोचेस टू ज़ीरो। लेकिन ये जो स्लोप आ रहा है ना, बट आप देखो जो डेल्टा एस है अपॉन डेल्टा टी ये ख़त्म नहीं होगा, ये तो रहेगा, डज नॉट वैनिश, ये वैनिश नहीं होगा बिल्कुल तक, दोनों चीज़ चाहे ख़त्म हो जाए। यानी जो हमारा ए बी था ना, जो स्लोप था वो यहाँ पर था, लेकिन अब पॉइंट ए की बात करें तो ये स्लोप अब ये हो गया, और ये स्लोप अब क्या हो गया, ये हो गई आपको, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये सारा जो चल रहा है आपका, आप सोचोगे क्या इतना बड़ा तामझाम आ गया, ये आपका डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है। इसको समझाने के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो जब आपने ये टाइम को बहुत कम किया, डेल्टा एस कम हुआ, लेकिन ये कम नहीं हुआ, ये ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट बन गया, है ना। तो इसी को हम कहेंगे कि द वेलोसिटी एट टाइम टी, द वेलोसिटी एट टाइम टी। तो वेलोसिटी
एट एन इंस्टेंट, यही तो बात है, हम यही तो निकाल रहे हैं, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज टी पर हम निकाल रहे हैं, तो जो टी पर वेलोसिटी निकलेगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और वही वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट की स्लोप आएगी, है ना। द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो आपका कर्व है उसकी अगर आप टेंजेंट निकाल लें तो वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस यानी स्पीड इंस्टेंटेनियस डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। यहाँ यही तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि हमारा जो टाइम है उसको हमें कम करना पड़ा। तो ये मैथमेटिक का ये भी एक कंसेप्ट है, लिमिट बोलते हैं जिसको, यानी ये डेल्टा टी जो है इसको बोलते हैं अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब इस एवरेज स्पीड को, है ना, जब एवरेज स्पीड में हम लिमिटिंग वैल्यू कर देते हैं टाइम की, तो ये बन जाती है आपकी बहुत छोटी चीज़, है ना, यानी डिस्टेंस के अंदर बहुत छोटा, उसके लिए हम लिखते हैं डी, यानी इसके अंदर बहुत छोटा और डेल्टा टी, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आपको इस बात से समझ में आया होगा, जब हम कोई चेंज लेते हैं, एक बड़ा चेंज, तो उस चेंज के लिए अगर हम डिवाइड करते हैं उसको टाइम से, डिस्टेंस को, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आती है। लेकिन जब बहुत छोटा चेंज होता है ना, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं बहुत अप्रोचेस टू ज़ीरो होगी, यानी बहुत छोटा, बहुत इन्फाइनेटिसिमल स्मॉल, तो उसके लिए हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होती है, ठीक। तो यहाँ पर आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई वो हो गई ds/dt। ये आप सब, ये क्या है आपकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, सॉरी। तो ये आपकी इस केस में ये समझ में आ गई। आई होप इतना आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट को मैंने यूज़ करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो हम इसको मैं दूसरे तरीके से और समझाऊंगा तो वो और आपको थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर होगी। अब ये आपको अगर एवरेज ये है, यानी कि डेल्टा, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, चेंज के लिए डेल्टा यूज़ कर रहे हैं और चेंज के लिए हम डी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो चेंज है वो थोड़ा ज़्यादा है, फाइनाइट चेंज बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको समझना है क्योंकि कन्फ्यूजन बना रहता है। फाइनाइट चेंज है ना, और ये वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत चेंज अगर छोटा होता है तो वहाँ पर डी लिखते हैं, और थोड़ा बड़ा फाइनाइट चेंज हो रहा है ना, फाइनाइट चेंज हो रहा है तो वहाँ हम इस डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉल, एक मान लीजिए कोई कर्व है ना, अगर मान लो यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं तो ये पॉइंट ए और बी के बीच में हम निकालते हैं तो डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं, और छोटा सा चेंज हो जाएगा तो उसके लिए डी का यूज़ करेंगे। ये आप समझ लीजिए, कंपैरिजन में इससे हम आप बात को समझ सकते हैं। फाइनाइट चेंज के लिए आपको पता है, यहाँ से चले वहाँ तक गए, आपने देखा टाइम भी है, टाइम में भी आप उसको मेज़र कर सकते हो, डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हो, तो आप एवरेज निकाल लेते हो। लेकिन आप जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकालना चाहते हो, देखिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकालना, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या किसी पॉइंट पर आप वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते या स्पीड भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर यही बात है, क्योंकि जब हम डी लेते हैं, स्मॉल डी, तो वो यही हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पर्टिकुलर टाइम तो बोल रहे हो आप, लेकिन पर्टिकुलर टाइम का लिटरल मीनिंग ये है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम से थोड़ा आगे पीछे की बात करते हो, है ना। तभी तो आप चेंज लोगे, चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास 2 पॉइंट नहीं होंगे। तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में ही आप निकालते हो, चाहे एवरेज निकालें या इंस्टेंटेनियस निकालें। एवरेज में वो डिस्टेंस काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो वो छोटी होती है, लेकिन हम मानते हैं उसको हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। इसको बोला ऐसे जाता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने बताया, लेकिन मैथमेटिकली इसको समझें तो वो स्मॉल चेंज होती है, स्मॉल छोटी सी एक डिस्टेंस होती है जिसके लिए हम उस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हमें अब आगे दोबारा इस बात को इंस्टेंटेनियस पे इतना जोर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है ये कैलकुलस का मेथड है ना, डिफरेंशिएशन का मेथड, उसी से आप इसको समझ सकते हो। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी जो हमने निकाली थी, इसको वेलोसिटी बनाने के लिए हमें यहाँ साइन लगाना पड़ेगा, और ये थी हमारी डेल्टा
अब हमने एस नहीं, यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया था डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए और इसको डिस्टेंस शो करने के लिए। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए हम किसी पर्टिकुलर, है ना, ये एक फाइनाइट चेंज है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और ये T2 माइनस T1, तो ये वैल्यू होती है। तो हम इसी सब चीज़ों को ना समझाते हुए हम यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। तो वो होगी आपकी dr/dt, dr/dt। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ये भी इसमें स्मॉल चेंज के लिए ये बात होती है। तो इतनी बात से आपको बात क्लियर हो गई होगी इंस्टेंटेनियस के बारे में। अब एक दूसरा जो पॉइंट था, पॉइंट ये था, उसको पॉइंट को मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। वेलोसिटी एट अ पॉइंट, वेलोसिटी एट अ पॉइंट कैन नॉट बी डिफाइंड। लेकिन फिर ऐसा पूछा क्यों जाता है और ऐसा लिखा भी जाता है ना। हमने भी यहाँ पर लिखा है स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस तरीके से जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी तो ऐसे लिखी जाती है ना, वो भी ऐसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम लिखते क्यों हैं? तो लिखने का मतलब एक्चुअली होता है ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, उसमें दो बात होती हैं, उसमें दो पॉइंट होते हैं, है ना, ये आप समझें। उसको गलत ना कहें क्योंकि ऐसा लिखा जाता है तो हम भी ऐसा लिखेंगे, ऐसा बोलेंगे भी, लेकिन उसके पीछे की जो बात है, उसके पीछे की जो कहानी है, जो सब नहीं बता पाते वो सुन लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, सभी जगह आपको शायद ना पता है। इसको मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हूँ कि फीलिंग आ जाए आपको। मान लीजिए आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर वॉल है और यहाँ पर कुछ गैप है और पीछे कुछ एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए, ठीक है। ये वॉल में बना देता हूँ इस तरह से, ताकि ये देखो फीलिंग आएगी आपको, वॉल भी अच्छी तरह बना दें। तो ये वॉल के बीच में देखा होगा आपने स्कूल वगैरह में कुछ गैप बना होता है। अगर बहुत लंबी दीवार होती है ना तो आपको दिखाई देता है कि स्कूल वगैरह में हल्का हल्का गैप होता है। बहुत लंबी लंबी दीवारें नहीं बनाई जाती ताकि उसको ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, उसमें तरेड़ वगैरह आ जाए। तो बहुत ऐसा हॉस्पिटल्स में, स्कूल में आप देखते हो। कभी आपने ऑब्ज़र्व किया हो, बैठे हों और बाहर जो है व्हीकल्स जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, कोई कम स्पीड से जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, आजकल इंस्ट्रूमेंट आ भी रहे हैं जिससे हम स्पीड को डिटेक्ट कर लेते हैं। चलते हुए व्हीकल की स्पीड पता चल जाती है, चलान भी कट जाता है अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हो। तो अगर यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठ जाएं, है ना, यहाँ इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठ जाए, पीछे से कोई व्हीकल जा रहा है, पीछे से कोई व्हीकल पास किया, तो क्या आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में जब वो क्रॉस करेगा इसको, है ना, वो व्हीकल जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो क्या यहाँ मशीन से आप उसकी स्पीड बता सकते हो? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई निकला, कोई तेज़ से निकला, कोई धीरे से निकला, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते वो कितनी तेज़ी से निकला, क्योंकि आपने उसको एक बार देखा, सिर्फ एक इंस्टेंट ऑफ देखा, ख़त्म। अब वो धीरे निकला हो या तेज़ निकला हो आपको एक बार दिखाई दिया। लेकिन अगर आप ये पॉइंट भी ऑब्जर्व कर लें, है ना, तो आपको क्या पता चल जाएगा? एक फाइनाइट डिस्टेंस मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस मिल गई एस, एक स्मॉल मिल गई ना, आप स्मॉल, आपने इसको कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा वो निकाल लिया, तो बस आपको क्या मिल गई? वेलोसिटी मिल गई या स्पीड मिल गई, ये एवरेज निकाल ली। लेकिन खाली अगर आपको इसी पॉइंट पे बताना हो तो वो आप नहीं बता सकते। तो ये बात आपको यहाँ शायद फीलिंग आ गई होगी कि एक किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या किसी पॉइंट पर हम स्पीड डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा क्या मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर? देखिए इसके अंदर अगर आप समझें थोड़ा, तो मैं अगर किसी पाथ को डिफाइन करूँ इस तरह से, मान लीजिए ये एक पॉइंट आपका यहाँ पर है ए, एक पॉइंट है, यहाँ से आप चले और किसी दूसरे पॉइंट पर पहुँचे, ये आपका पॉइंट है बी, ठीक है। हम ए से बी पहुँचेंगे तो कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे और कुछ हमें टाइम भी लगेगा। और दूसरा, हम ऐसा करने से तो हम एवरेज वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फाइनाइट डिस्टेंस है ना, फाइनाइट डिस्टेंस है और फाइनाइट डिस्टेंस है और फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट भी है। ए बी को जोड़ेंगे तो फाइनाइट मिल जाए।
तो जो ब्लैक पोर्शन है ये आपको डिस्टेंस देगा, ये रेड पोर्शन है ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो रेड इसकी जो वैल्यू रखेंगे आप, है ना, ब्लैक की जो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और रेड का जो वैल्यू रखेंगे आप लेंथ की, तो वो आ जाएगी आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी और एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इसी पाथ पर मैं किसी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पर जानना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जानना चाह रहे हैं, तो इससे आगे और इससे पीछे बहुत ही नज़दीक, इससे हम क्या लेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे बहुत छोटी। तो इस केस में आप देखो कि ये जो छोटी सी अगर हमने ली है, तो इस केस में जो हमारी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी इस केस के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बराबर होंगे यहाँ पर, ठीक। अब अगर आप इसकी केस की बात करते हैं, तो इस ए और बी के बीच की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैं बिल्कुल ऐसे बनाऊँ ताकि आपको फील आ जाए ब्लैक से, क्योंकि ब्लैक पाथ है इसका, तो ये आपकी डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो कर रहे हैं, हम इसको शो कर रहे हैं, छोटी के लिए तो डी लगाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट हम आर से डिनोट कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड इज फॉर दिस केस नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, इसके बराबर नहीं होगा। यानी ये दो चीज़ें, और सॉरी यहाँ एक फाइनाइट चेंज के लिए ले रहे हैं हम, तो फाइनाइट चेंज के लिए क्या होगा, डेल्टा होगा, डेल्टा आर, इसका मैग्नीट्यूड ना नॉट इक्वल टू डेल्टा एस। और थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस आपकी ये है और स्मॉल है बहुत, तो हम डी लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए हम ऐसे लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट है आपका डी आर, यानी इसका मैग्नीट्यूड बराबर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही। अब हम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डी आर बाई डी टी, है ना, स्मॉल के लिए, और इसका मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं। तो जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको हम मैग्नीट्यूड को लिखते हैं सिंपली वी से, ठीक है, मैग्नीट्यूड सिंपली वी, यहाँ इसको लिख देते हैं हम इस तरह से। अब जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो खाली यहाँ वेक्टर हट जाएगा, खाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रह गया, और ये मैग्नीट्यूड आपने लिया, तो ये हो जाएगा आपका डी आर, मैग्नीट्यूड तो डी आर का होगा, टाइम का तो होगा नहीं, और ये क्या होता है आपका डी एस बाई डी टी। अब डी एस बाई डी टी तो हमारा क्या था, ये हमारा था स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस को हट गया तो मैग्नीट्यूड उसके बराबर ही हो गया, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे वी इंस्टेंटेनियस, ठीक। अब ये वी इंस्टेंटेनियस, ये आपका है वेलोसिटी, और ये आपका है स्पीड। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना जा रहा था इस पॉइंट को लेने के लिए, वो ये था कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ भी लिख ही दे रहा हूँ मैं, क्या है उसका मैग्नीट्यूड, जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पॉइंट है आपका, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। क्लियर बात, यहाँ से आपको बात समझ में आ रही। लेकिन अगर आप ये लें कि v यानी वेलोसिटी कैसी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी, और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लें डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर आएगा यहाँ पर, तो ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब ये तो इक्वल नहीं होता, कैन नॉट बी इक्वल, क्योंकि डेल्टा आर डेल्टा एस के बराबर नहीं है, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के बराबर नहीं है, यानी वी एवरेज जो है आपकी स्पीड के बराबर नहीं है। यहाँ हमने मैग्नीट्यूड लिया है, तो उसको बात को आप समझें, तो ये यानी यहाँ पर ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू दिस इज एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होता। तो कहीं हम जब इंस्टेंटेनियस, इसलिए हम ज़्यादातर जब बात करते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात करते हैं, क्योंकि उसका ही मैग्नीट्यूड
आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाता है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था और मैंने आपको ये बात को समझाने की कोशिश भी की है कि फ़र्क क्या है दोनों में, एवरेज के अंदर क्या फ़र्क है और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क है। एक बात और है, जब हम इंस्टेंटेनियस, हम हमेशा इंस्टेंटेनियस नहीं बोलते हैं। जनरली जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलें और इंस्टेंटेनियस ना बोलें तो इसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। यानी हम सिंपली जब वेलोसिटी बोलते हैं तो उसका मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या हम एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं, जब एक्सेलरेशन खाली लिखा होता है तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात होती है, यानी स्पीड लिखा हो तो खाली वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही समझा जाए, ठीक। ये बात एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये मैंने दोनों आपको बता दिए हैं इंस्टेंटेनियस के बारे में। अब अगला जो बात है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बने रहें, उसको भी हम अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें सब अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रह गया है, अब मेरे ख्याल से वो भी आसानी से आपको समझ में आएगा। और एक्सेलरेशन के बारे में ये भी एक क्वांटिटी, पहले उसको समझा देते हैं, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि होता क्या है ना। फिर उसमें भी आपके पास एवरेज मिलेगी और इंस्टेंटेनियस मिलेगी। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मली एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है, क्योंकि हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में तो काफ़ी कुछ पहले बात की हुई है। तो जब डिस्टेंस पोजीशन चेंज होती है तो पोजीशन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी आती है, ठीक है, या उसकी स्पीड आती है। अगर डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी, और डायरेक्शन नहीं होती तो स्पीड होती है। लेकिन जब वेलोसिटी भी आपकी चेंज हो रही होती है उसके चेंज का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन में चेंज हो या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, दोनों में से किसी की वजह से भी चेंज आए, तो वो चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये होता है आपका, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, तो उस रेट को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन जनरली हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका, जैसे वो बता ही दिया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने उसको चेंज होने में, ये होता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, पहली बात तो मेन इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब चीज़ें जोड़ लीजिए, वेक्टर होती है। दूसरा इसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो m0L1T-2 होता है। ये मैंने सबके बारे में बताया था, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। पहला होता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से इसको समझेंगे एवरेज एक्सेलरेशन को, जैसे हमने दोनों चीज़ें समझी हैं। ये टोटल है ना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी पहले कुछ वेलोसिटी रही होगी, फिर उसके बाद कुछ और वेलोसिटी हो गई होगी, है ना, और टोटल टाइम, कितना उसने टाइम लिया ऐसा करने। तो मैं इसको अगर लिखूँ यहाँ पर ए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर लगाएंगे, एवरेज यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो मान लीजिए कुछ पहले कुछ वेलोसिटी, फिर बाद में कुछ वेलोसिटी, पहले को इनिशियल या फाइनल, बाद वाले को फाइनल या 1 और 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी है मान लीजिए v2 और v1, और यहाँ पर टाइम t2 - t1 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपकी जो होगी वेलोसिटी, ये कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस होगी, यानी सिंपली वेलोसिटी लिखा हो तो आपको इंस्टेंटेनियस ही समझना चाहिए उसको, या इसको हम डेल्टा कहते हैं। फाइनाइट चेंज होगा इन वेलोसिटी, वेक्टर प्रोडक्ट, और ये आपका डेल्टा टी, तो वही चीज़ आ गई आपको फाइनाइट चेंज के लिए, ठीक है। तो यानी एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वैसे स्पीड और वेलोसिटी में हमने बात की थी, ठीक है। अब आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये किसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन उसकी वजह से अलग अलग हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसा ही होगा, ये भी एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम,
किसी टाइम पर आप देख रहे हैं कि अब क्या एक्सेलरेशन है, अब क्या है, हो कम ज़्यादा होता रहे, इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हम उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। बिल्कुल सेम ये भी, इसको भी ऐसे ही हम मैथमेटिकली लिखते हैं। कैलकुलस का मेथड हमने एक समझ लिया, अब वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा, जो कि आपका इंस्टेंटेनियस होता है, और हमने बताया इसको हम सिंपली एक्सेलरेशन भी लिखते हैं, यानी हम सिंपली अगर ऐसे लिखें तो इसका मतलब यही जान लेना चाहिए, ठीक है। एवरेज नहीं लिखा, इंस्टेंटेनियस भी नहीं लिखा है, तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस है। और ये बहुत स्मॉल चेंज के लिए होता है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई dt। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको हम यहाँ से लिखते हैं, ये आपका आता है। इसको हम कैलकुलस मेथड भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का जो मेथड होता है वही ये मेथड है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें एक बात और जोड़ें, क्योंकि हमें यहाँ पर v भी दिया हुआ, v हम पहले निकाल चुके हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपकी थी dr बाई dt, ठीक। तो अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो एक्सेलरेशन ऐसे भी आ जाता है, इसको कहते हैं d। अब देखिए d बाई dt तो यहाँ पर है ही पहले से, अब वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है वो आई है dr बाई dt, ठीक है। यानी ये जो होता है, ये एक ऑपरेटर होता है, तो ये ऑपरेटर 2 बार आया यहाँ पर, तो ये लिखा जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और ये आर हो गया। तो ये ऑपरेटर 2 बार आया। अगर एक बार आता है तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं इसको हम एक बार आने की वजह से बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोला जाता है। और ये 2 बार आ रहा है इसको, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा मैथमेटिक्स में कंसेप्ट में ये इसको ऐसे समझाया जाता है। तो इतनी बात तो आपको यहाँ भी समझ में आ ही गई होगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ये वेक्टर है तो वेक्टर लगाना जरूरी है। देखिए आर जो लिया हुआ है ये जनरलाइज किया हुआ है, क्योंकि अभी हम जनरल इसको कर ले रहे हैं। आर को लेने का मतलब जनरल है, यानी अगर हम वन डायमेंशनल की बात करें और हम एक्स कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो आर वहाँ पर एक्स की वैल्यू ले लेगा, यानी हम उसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, यानी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, यानी अगर हम एक्स डायरेक्शन में लें, या डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, या डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर। तो इस तरह से बात होगी, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में आर की वैल्यू उस हिसाब से ली जाएगी। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। तो इसके ऊपर बेस्ड अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको भी नोट कर लें। ये स्टूडेंट, तो इसी हम इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज़ को के लिए ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, और ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इस चैप्टर का। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले आप पढ़ लें इस क्वेश्चन को। इसमें है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स। तो ये पोजीशन का एक रिलेशन दिया हुआ आपको, पोजीशन एंड टाइम के साथ, ठीक है। तो पोजीशन का रिलेशन है टाइम के साथ दिया हुआ है। चलिए मिल गया हमें रिलेशन, इसको हमें लिख भी लेते हैं। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो टाइम में और पोजीशन में यहाँ पर एक रिलेशन है। अच्छा, ए और बी कुछ कांस्टेंट हैं जिसकी वैल्यू भी आपको दी होगी, 8.5 मीटर, और बी है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कोई एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन दी हुई है, यहाँ पर यूनिट दी हुई है। तो ये आपका पोजीशन टाइम में है। t इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट टाइम t0 एंड एट टाइम 2 सेकेंड। तो अगर आपको दिया हो पोजीशन और आपसे पूछी हो वेलोसिटी, तो हमने अभी जो फॉर्मूले पढ़े हैं, हमारे पास सभी फॉर्मूले हैं। वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या है, विच इज़ डी एक्स बाई डी टी। अब हमने पढ़ा क्या था यहाँ पर, हमने पढ़ा था डी एस या डी आर। तो डी एस और डी आर तो एक ही बात है ना। तो इसी को, क्योंकि हम वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, तो आर की जगह यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये फार्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, विच इज़ डी एक्स बाई डी टी। तो आप उस डिफ्रेंशिएशन वाली वीडियो को ज़रूर देखें, तो आप ये पहचान पाएंगे या आप ये समझ पाएंगे कि हमें किसी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है।
तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये पावर 2 है तो 2 आ जाएगी, यहाँ पर b आ जाएगी, फिर पावर 1 कम हो जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी वेलोसिटी जो है आपकी ये आएगी। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है टाइम t 0 पर और टाइम 2 सेकेंड पर, यानी वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास वैल्यू है 2 और b की वैल्यू आप रखोगे 2.5 और यहाँ t 0 पर निकाल लिया तो टाइम 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका 0 आएगा। अब ये वेलोसिटी हमने निकाल दी है, लेकिन अब इसको टाइम 2 सेकेंड पे निकालें हम, 2 सेकेंड, तो इसी फॉर्मूले में फिर वैल्यू रख दें आप 2.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 और इसकी जो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों आंसर आपके आ गए। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि आप किस तरह से पोजीशन से वेलोसिटी निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद किस किस टाइम पे पूछा गया वो टाइम रख देंगे आप। आगे और भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस। जब एवरेज की बात होती है तो एवरेज फाइनाइट चेंज के लिए होता है, तो 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, या तो आपको डिस्टेंस दी होगी, टाइम दिया होगा, कुछ ज़रूर दिया होगा, यहाँ पर 2 टाइमों के बीच की बात की गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, वो होती है आपकी डेल्टा, यहाँ पर x लिख सकते हैं क्योंकि x के इसमें केस में ही, और ये डेल्टा t, यानी ये होता है आपका x2 माइनस x1। किसी 2 पॉइंट्स को डिफाइन ऐसे करेंगे 1 और 2, या फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं, और यहाँ पर ये t2/t। ये तो फॉर्मूला रहा। इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, देखो हमारे पास दिया हुआ है x, तो यहाँ पर अगर आप x2 लिखेंगे तो टाइम 2 के लिए होगा, यानी यहाँ टाइम t2 हो जाएगा, यानी हमारे पास x2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a प्लस बी t2 स्क्वायर, और x1 आ जाएगा a प्लस बी t1 स्क्वायर। ये 2 टाइम कहाँ से हैं, ये 2 टाइम है हमारे 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, यानी t1 होगा 2 सेकेंड हुआ तो 2t हमारा 4 सेकेंड होगा। तो ये सारे पैरामीटर यहीं दिए हुए हैं, सिर्फ आपको कैसे यूज़ करना है ये आप इसमें समझ पाएंगे। तो अगर मैं वैल्यूज़ रखता हूँ, x2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a प्लस बी t2 स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ तो हैं लेकिन पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जाएगा a प्लस बी t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। इसको आप खोलेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी t2 स्क्वायर माइनस a माइनस बी t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको अगर सिंप्लीफिकेशन में करने के लिए काट सकते हैं आप इसको। ऊपर आप क्या करें, ऊपर आप कॉमन ले लें b, तो आ जाएगा b, और ये हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे t2 माइनस t1 और यहाँ पर t2 प्लस t1 ऐसे कर सकते हैं, और नीचे आपका तो है ही t2 माइनस t1। तो ये 2 ब्रैकेट फिर सेम आ गए, इसको आप ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा आपका फाइनल रह जाएगा b इंटू t2 प्लस t1। अब आप वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर ये दिस इज़ 2.5 और टाइम है आपका 2 प्लस 4 यानी 2.5 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15। तो 15 और ये हम क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, और पहला जो आपका फॉर्मूला था वेलोसिटी का कैलकुलस मेथड से विथ पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, तो इसको आप नोट कर लें तब तक। स्टूडेंट्स ये देखिए आपकी प्रॉब्लम 2 है, इस कंसेप्ट पर बेस्ड। प्रॉब्लम 2, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज़ गिवन बाय दिस। अब आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन आपके पास फिर आ गया है। अगर ये मिल जाता है आपका तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो क्या ऐसा करने से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं क्या? देखिए अब तक हमने जो पढ़ा है ना, उसको एक बार लिख लेते हैं। हमने देखा कि वेलोसिटी जो होती है वो 1 डायमेंशन में क्या होगी, dx/dt होगी। ठीक, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। इस तरीके से जो एक्सेलरेशन था वो क्या होता है, वो होता है dv/dt। यानी अगर हम वेलोसिटी हमें पता हो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो, यानी हम 1-2 स्टेप हमें करने पड़ेंगे और एक्सेलरेशन तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ अगर हम निकालते हैं इसकी वैल्यू तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए डिफ्रेंशिएशन की। ठीक है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिए जो मैं बता रहा हूँ। तो इसकी हो जाएगी 0
ये हो जाएगी माइनस बीटा, और ये हो जाएगी आपकी 2 गामा इंटू टी। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा गामा सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक, तो आपने ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये वी को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, और ये टी हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गामा, यानी आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो 2 गामा आएगा। दिस इज योर आंसर। यानी आप इस तरह से भी उसको डबल डिफ्रेंशिएशन कर कर आप एक्सेलरेशन तक जा सकते हैं, या हम इसको थोड़ा स्टार्टिंग में आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन को, है ना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेंगी, फिर आप समझ जाओगे। यानी 2 टाइम्स आप उसका डिफ्रेंशिएशन ही कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, पिछले 2 प्रॉब्लम्स थोड़ी सी इजी थी, अब थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में। आप देखिए क्या है इसमें। इस बार भी रिलेशन तो दिया हुआ है, द डिस्टेंस x है यहाँ पर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, यहाँ तक इज रिलेटेड टू टाइम, ओके, बाय द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को आप थोड़ा हाईलाइट कर लें कि ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, और टाइम इस बार पहले लिखा हुआ है, उसके बीच में x आ गया, थोड़ा सा आपकी चेंज हो गई है ना। रिलेशन तो x और टाइम में ही है, पोजिशन और टाइम में ही दिया हुआ है, वेयर x इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। ठीक है, फाइंड क्या करना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो है वो x है, यानी x निकालना आपको व्हेन वेलोसिटी 0। तो ऐसा कैसे, हमें पोजीशन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, अब हमें वेलोसिटी तो नहीं दी हुई, लेकिन वो कह रहा है कि जब वेलोसिटी 0 हो तो पोजीशन क्या होगी। तो हम पहले वेलोसिटी को निकालेंगे और फिर उसको 0 करके बाद देखेंगे कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है नहीं ज़्यादा टफ, लेकिन अगर आप उसको समझ जाएं, क्योंकि ज़्यादा कुछ सिर्फ एक ट्रिक की बात है। यानी जो हमें पोजीशन दी हुई है वो अब ऐसे इस तरह से दी हुई है, इस तरह से आपको अगर निकालना है, क्योंकि हम x अगर t की टर्म्स में दिया हो तो निकाल सकते हैं, तो कुछ नहीं है, खाली आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना है यहाँ पर। यानी हम इसको यहाँ लिख सकते हैं √x इज इक्वल टू टी माइनस 3। ठीक, अब इसको स्क्वायर कर दो आप बोथ साइड, तो x आ जाएगा स्क्वायर करने पर टी माइनस 3, है ना, होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं इसका, तो ये जाएगा टी स्क्वायर, ओके, एंड हेयर इज़ माइनस 60 एंड प्लस 9। ठीक, अब हमारे पास x जो है वो आ गया टी की फॉर्म में, जो हमारा प्रॉब्लम लग रही थी यहाँ सॉल्व हो गई। अब हमें क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले तो देखें वेलोसिटी निकालने से होता क्या है। तो वेलोसिटी कितनी आती है, dx/dt। ठीक है, ये हम इसको वेक्टर ले लें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, दिस इज़ 2t माइनस 6 सॉरी, ये आएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी ये है कि अगर वेलोसिटी 0 हो, है ना, वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी 2t माइनस 6 0 हो तो क्या होगा। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सेकेंड। इस 3 सेकेंड का क्या करें, ये कंडीशन तो हमने लगा दी, लेकिन अब इस कंडीशन लगाने के बाद पूछता क्या है, वो कहता है कि व्हेन वेलोसिटी 0, तो आप हमें डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। तो बस जब वेलोसिटी 0 होगी तो टाइम होगा उस टाइम 3 सेकेंड, और हमें ये जो मालूम करना है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये पता लग जाएगा टाइम की वैल्यू मालूम होने से। तो यानी x यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू 0 आती है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है। तो इस तरह से कुछ ट्रिकी है, एक प्रॉब्लम इसकी और लेंगे और आज के हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसको हम नोट कर लें। ये स्टूडेंट देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें आप थोड़ा सा हिल जाओगे, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया समझ लीजिए आपको पूरा कंसेप्ट आज का समझ आ गया है। ठीक है, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को खुद करने की, और ना हो तो आप देख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, पहली बार में नहीं हो तो उसमें डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको कराऊंगा, तो लेकिन क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए क्या है ये। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है AI के अंदर, AI में 2005 में आया हुआ, 1005 आई थिंक। ये है द रिलेशन बिटवीन टी टाइम, है ना, एंड डिस्टेंस x। यहाँ पर देखिए रिलेशन इस बार इस तरह से है, और ये जो रिलेशन जिस तरह से है वही थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है, और एक बात, 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी जो इसको प्रॉब्लम को थोड़ा डिफिकल्ट बना रही है। वेयर ए एंड बी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कांस्टेंट है। ये कहता है एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन दोनों को, एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना है।
तो ये भी अपने आप में एक है, आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपली जो आपने अभी तक पढ़े हैं हमने फार्मूले, हमने ये पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी dx/dt होती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, ठीक है, ये बात होगी। तो इनमें कहीं भी आपको एक्सेलरेशन, अगर आप कहेंगे कि हाँ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ जो होंगी वो इस टर्म में नहीं रह जाएंगी, v की टर्म में नहीं आएगी, यानी आपको पास रिलेशन नहीं है यहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में, आप एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो उस पॉइंट पर हम आएंगे बाद में, हम पहले उससे ट्रीट करते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम कैसे सॉल्व करें। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा लिया था, लेकिन ये एक कदम और आगे है, उसमें तो काम आसानी से हो गया था, क्योंकि हमने हाँ x को इन टर्म्स ऑफ t लिखकर डिफ्रेंशिएट कर लिया। लेकिन यहाँ क्या आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ क्या आप x को इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हैं? नो, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो दूसरी चीज़, अगर ऐसा कोई आ जाए क्वेश्चन तो क्या करेंगे आप? तो ये नई चीज़ आप सीखें कि अब आप इसको डिफ्रेंशिएट तो अब भी कर दें, हम इसको अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, है ना, ऐसा लिखना होता है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया था जब x था, लेकिन जब t है तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब ऐसे हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएशन तो आप किसी का भी कर सकते हैं, dt/dx, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप x के ऊपर ऑपरेट करें तो जाएगा 2ax, ये फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ b आ जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हुआ तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, क्या वेलोसिटी होगी? नहीं, ये वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी तो dx/dt होगी, यानी इसको आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो आपकी वेलोसिटी जो आएगी इसका इन्वर्स कर आएगी, यानी dx/dt। आपने इसको उल्टा कर दिया, यानी 2ax + b को आपने जब उल्टा किया तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो वेलोसिटी का काम ये हो गया खत्म, यानी जो एक प्रॉब्लम थी वो इस तरह से सॉल्व होगी। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें कि इसी फॉर्मूले का कहीं ना कहीं यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। देखिए, इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हैं और एक और तरीके का आपका फॉर्मूला बन जाता है। जब मैं a को लिखता हूँ इस तरह से dv/dt, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, तो मैं उसको ऊपर नीचे dx और नीचे भी dx से कर सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा अलाउ है कि मैं दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, यानी मैं अब इस टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, यानी इस dx के साथ मैं ये लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो dx/dt क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास वेलोसिटी, तो ये तो हो जाएगा वेलोसिटी, और ये रह जाएगा आपका dv/dx। तो ये आपका एक और फार्मूला निकल कर आएगा जिसका हम यूज़ कर रहेंगे। यहाँ वेक्टर नोटेशन में है सभी, वो लिख नहीं रहे हैं, तो आप उसको अंडरस्टूड समझें कि वो है, ठीक है। अब तो इतनी बात हो गई है, अब शायद लिखने की ज़रूरत ना पड़े, धीरे धीरे हम इसको इग्नोर भी करेंगे, लेकिन आप समझ जाएँ कि ऐसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो इसका हम यूज़ करें तो हम देखेंगे v की टर्म रहेगी, और चाहे ये रहे या ना रहे यहाँ पर भी, तो बस हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे, है ना। a को हम लिखेंगे उसी फॉर्मूले से कि v dv/dx है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की जा रही है 2ax + b इनवर्स। इसको v में रखना है ना, हमें तो इसको v में रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू s, dv को विथ रिस्पेक्ट टू s करेंगे, तो यहाँ हम निकालेंगे dv/dx, ठीक है। यानी हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम ऐसा करेंगे यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा -1, तो यहाँ आएगा, और ये आएगा 2ax + b, यानी जो चीज़ होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसकी पावर में हम एक और बढ़ा देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। उसके बाद अंदर की जो वैल्यू उसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 2a। तो ये वैल्यू, बात आपको समझ में आनी चाहिए, डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है, उसकी आप प्रैक्टिस वीडियो से कर सकते हैं देखकर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस तो रहेगा यहाँ पर, और ये जाएगा 2a, अच्छा यहाँ 2a + b, सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 2ax + b, अब ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगी -2a। अच्छा ये क्या है हमारी, ये जो पार्ट है अंदर, ये हमारा है v, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका v², ठीक है। तो यानी ये जो वैल्यू आई यहाँ पर dv/dx की, ये वैल्यू आएगी, यानी -2a × v², तो आपका आंसर हो जाएगा -2av³, ये आपका आएगा इन टर्म्स ऑफ, यानी वेलोसिटी की टर्म में ही है,
ये आपका आंसर होगा। तो इसको भी आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए ओके।